कवर करेंगे। और वो टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादातर तो किसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, लेकिन वैसे हम जो है वो डिफरेंट कंट्रोल्स हैं जिनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक नया वेब पेज ऐड कर देता हूँ, वेब फॉर्म ऐड कर देता हूँ, तो ये वेब फॉर्म ऐड हो गया। डिज़ाइन पे गए हम, टूल बॉक्स के अंदर देखें आपको ये स्टैंडर्ड कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं, सही है ना। ये बारी बारी हम देखते रहेंगे। कुछ हमें वैसे आइडिया है लेवल क्या होता है, तो एक टेक्स्ट बॉक्स क्या है ये तो हम देख ही चुके हैं क्लाइंट साइड के अंदर। इसके नीचे आपको डेटा कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं, डेटाबेस रिलेटेड स्टफ इनके थ्रू होता है। फिर आपको कुछ नेविगेशन कंट्रोल नज़र आ रहे हैं और यहाँ ऊपर है वैलिडेशन कंट्रोल। अब ये सर्वर साइड वैलिडेशन कंट्रोल है, तो ज़रा इनको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है भाई और किस तरीके से इनमें काम होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये समझ लें कि वैलिडेशन से क्या मुराद है। वैलिडेशन से मुराद ये है कि आपका एक फॉर्म बना हुआ है और उस फॉर्म पे यूज़र इनपुट कर रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको एक्चुअली तो ले जाकर डेटाबेस में स्टोर करनी है, लेकिन यूज़र को पता नहीं होता बाज़ औक़ात कि वो क्या इनपुट कर रहा है। तो उसको अगर हम वैलिडेट करते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। ये काम थोड़ा बहुत हमने jQuery के थ्रू किया था कि यूज़र अगर कुछ भी नहीं लिख रहा तो उसको मैसेज दे रहे थे कि नेम इज़ मिसिंग और पासवर्ड इज़ मिसिंग, लेकिन स्टिल उसमें हो ये रहा था कि जब आपका यूज़र कुछ नहीं लिख रहा था तो बटन पे क्लिक करने के बाद उसको पता चल रहा था। तो यहाँ पे भी आपको कुछ इसी किस्म का सिनेरियो आप बना सकते हैं। तो देखें, पहला काम तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो मेरा पेज है, इस पेज के ऊपर जाके यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में मुझे एक मेन्यू नज़र आ रहा है टेबल का। इसमें मैं गया इंसर्ट टेबल, यहाँ पे रॉज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी 10 रॉज। यहाँ पे कॉलम मैंने यहाँ पे 3 कॉलम सिलेक्ट कर दिए। इसकी विड्थ मैंने रख दी 100%। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, ओके, ये टेबल बन गया। सही है। सोर्स में जाके देखेंगे तो बात वही है, इसने टेबल TRTD बनाया, एक क्लास बना दी इसने, ये क्लास है। आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं विड्थ 100% और ये क्लास यहाँ से डिलीट कर दें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो वो विजुअल स्टूडियो ने ऑटोमेटिक कोड जनरेट किया था, इसीलिए मैं जो बात कह रहा था क्या कि डिज़ाइन व्यू पे ज़्यादातर प्रोफेशनली हम काम नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो ये आपकी TD है, सही है, ये दूसरी TD है, ये तीसरी TD है, ठीक है जनाब। मैंने यहाँ पर लिखा प्लीज़ एंटर योर नेम। अब मैं यहाँ लिखता चला जा रहा हूँ, दूसरे कॉलम राइट साइड पे भाग रहे हैं, है ना। इसलिए कि तीनों की विड्थ जो है वो कोई डिफाइंड नहीं है, ऑटोमेटिक है। तो हम यहाँ करते ये हैं कि इस तरह TD में आके लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा विड्थ और ये मैंने दे दी जनाब 50%, सही है। और इसकी विड्थ मैंने दे दी 25%, बाकी इसकी खुद ब खुद ही 25 हो जाएगी। अब आप यहाँ लिखते रहें प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, देखिए अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। या मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज़ सिलेक्ट योर जेंडर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब हमने प्रॉपर उसकी क्या कर दी है, विड्थ फिक्स कर दी। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। या हम यहाँ पे क्लासेस भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया स्टाइल टाइप इक्वल्स टू
टेक्स्ट CSS, और यहाँ पे मैंने एक क्लास बना दी, मैं इसको कहता हूँ फर्स्ट कॉलम। और फर्स्ट कॉलम के अंदर जो है वो मैंने कह दिया जनाब विड्थ 50%, ठीक है। फिर मैंने बना दी एक क्लास सेकंड कॉलम, इसमें मैंने दे दी 25%, सही है। और देखें यहाँ से मैंने ये हटा दिया। अच्छा, अब एक एक पे जाके मुझे क्लास लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो व्यू के अंदर ये नीचे जाके कुछ विंडो के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक है CSS प्रॉपर्टीज़, ये विंडो है। एक है मैनेज स्टाइल्स, एक है अप्लाई स्टाइल्स। अच्छा, इससे होगा क्या जी? तो हमारे पास जो ये मैनेज स्टाइल है इसमें ये फर्स्ट कॉलम है ना, ये सेकंड कॉलम है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ CSS प्रॉपर्टीज़ में, जो TD मैंने सेलेक्ट करी हुई है उसकी मुझे CSS यहाँ इधर नज़र आ रही है। ये जो चीज़ें अब है ना, ये डिज़ाइन व्यू रिलेटेड है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो है वो ये जो मेरी TD है, ये सारी यहाँ पर आ गई। तो जनाब मैं यहाँ पर मैनेज स्टाइल में जाकर या CSS प्रॉपर्टीज़ में जाकर ये जो पहली TD सिलेक्टेड है, या तो यहाँ क्लास में दे देता हूँ फर्स्ट कॉलम, इसकी क्लास क्या हो गई? फर्स्ट कॉलम। और अब आप CSS प्रॉपर्टीज़ में जाके देखें, ये आपको बता रहा है कि इसकी क्लास कौन सी है, फर्स्ट कॉलम। फिर इसी तरीके से सेकंड कॉलम पे गया मैं और प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने क्लास के सिलेक्ट कर ली सेकंड कॉलम। देखिए यहाँ आपको बताएगा कि इसकी क्लास कौन सी है, सेकंड कॉलम, सही है। यहाँ से आप फर्दर इसमें ये सारी CSS प्रॉपर्टीज़ चेंज भी कर सकते हैं, सही है। जो स्टाइल है आपका, ये जो दो स्टाइल है, आप देखें ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो मैं इसको जो है वो अप्लाई भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आके ये सेकंड वाला जो है वो इस पर कर दूँ, हो जाएगा। तो ये डिफरेंट विंडोज़ हैं जिनको यूज़ करके आप डिज़ाइन व्यू पे वो जो डिज़ाइनिंग वाली मैं बात कर रहा था ना, कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन हमारा फोकस जो है वो अब थोड़ा सा वैलिडेशन कंट्रोल की तरफ है, डेवलपमेंट की तरफ है। तो इसमें भी बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिनको आप यूज़ करके डिज़ाइनिंग रिलेटेड स्टफ परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब ये विड्थ तो यहाँ डिफाइंड है, क्लास भी यहाँ हमने किसी ना किसी तरीके से जैसे चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं टूल बॉक्स के अंदर से स्टैंडर्ड कंट्रोल्स में से ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ क्या, टेक्स्ट बॉक्स। फिर टूल बॉक्स में गया, यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया टेक्स्ट बॉक्स। फिर टूल बॉक्स में गया, यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया टेक्स्ट बॉक्स। 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए। पहले टेक्स्ट बॉक्सेस को सिलेक्ट किया मैंने, इसकी जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इसकी आईडी सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसकी आईडी मैंने रख दी txt यूज़र नेम। आईडी इसलिए रख रहा हूँ ताकि इसको एक्सेस करके आसानी से देख सकूँ। टेक्स्ट बॉक्स 2 की प्रॉपर्टी में जाके मैंने लिखा txt यूज़र पासवर्ड। फिर तीसरे टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में जाके मैंने लिखा txt, अब यहाँ टेक्स्ट बॉक्स होना ही नहीं चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, रेडियो बटन। तो टूल बॉक्स में गए हम और यहाँ से ये रेडियो बटन का ऑप्शन है, या तो आप 2 रेडियो बटन ले लें, या एक और भी तरीका है, यहाँ पे आप ले लें रेडियो बटन लिस्ट। ये भी एक कंट्रोल है सर्वर साइड। क्या है, रेडियो बटन लिया, लिस्ट ली। देखिए यहाँ ऊपर आपको ये स्मार्ट एरो नज़र आ रहा है राइट साइड पे टॉप पर, इसमें टास्क की विंडो आ रही है।
इसमें एक ऑप्शन है एडिट आइटम्स। एडिट आइटम्स में जाकर अब मैं इसमें ऑप्शन ऐड करवा सकता हूँ। जैसे मैंने लिया मेल और मैंने ले लिया फीमेल, और ये जो मेल है इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सिलेक्टेड कर दिया। दो ऑप्शन आ गए, मेल और फीमेल। फिर इसी लिस्ट को सिलेक्ट रहने देते हुए प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसकी एक प्रॉपर्टी है डायरेक्शन, बल्कि सॉरी रिपीट डायरेक्शन, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। सही है। तो ये है एक अदद रेडियो बटन लिस्ट। ये सारा काम आप यहां पे हाथ से भी लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा, फिर मैं यहां पर सबसे नीचे जो है असल में यहाँ तो अभी हम फॉर्म बना रहे हैं ना, लेकिन जब थोड़ा सा हम जाके काम करेंगे ना, मतलब कहने का मकसद ये है कि डिज़ाइन व्यू पे आप वो काम करें जिसका आपको पता हो कि पीछे क्या कोड जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है और वहाँ पे जाके आप चेंजेस कर रहे हैं तो पीछे अभी बहुत छोटा सा कोड है ये। अब अगर इसकी विड्थ और हाइट में यहाँ बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बहुत सारे कंटेंट है इसके अंदर, और इसकी विड्थ हाइट में हल्का सा यूँ ड्रैग ड्रॉप कर दूँ तो उसमें ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब ये कि अगर आपको पता है चीज़ों का कि आप क्या कर रहे हैं तो बेशक यूज़ करें डिज़ाइन व्यू, सही है। लेकिन जब पेज बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं हमारे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप सिर्फ सोर्स से डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे कोड चेंजेस हो जाते हैं। मतलब ये कि देखें, एक चीज़ होती है कि ये मैंने कोड लिखा हुआ है सारा, मैं अगर यहाँ पे जो है वो Ctrl+K+D प्रेस करता हूँ ना तो ये खुद ब खुद इसकी अलाइनमेंट कर देता है। यही काम ये करता है जब मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ तो वो अलाइनमेंट करने में, बहुत सारे करने में मसले मसाइल हो जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं ना चीज़ें, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये मैंने अपने उस पर्सनल उसमें कह दी थी, आपकी मर्ज़ी है जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है। मतलब कहने का ये है कि सिंपल सी बात ये ध्यान में रखें कि डिज़ाइन व्यू पे बेशक काम करें, लेकिन जो पीछे काम हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है। पीछे जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो पता हो, अगर वो नहीं पता होंगी तो आप फंस जाएंगे फिर। बस सिंपल सी बात ये ध्यान में रखें, चाहे सर्वर साइड करें चाहे क्लाइंट साइड करें। ये देखिए, ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, हमें पता है पीछे क्या कोड जनरेट हो रहा है, हमें पता है यहाँ पे जो है वो स्पीड बटन होगा, रेडियो बटन की हमें सब चीज़ें जहन में है जी। अब देखें यहाँ पर टूल बॉक्स के अंदर से मैं जा रहा हूँ वैलिडेशन कंट्रोल, सही है। और वैलिडेशन कंट्रोल पे जाने से पहले मैं यहाँ पर एक पेज और ऐड कर रहा हूँ, वेब फॉर्म, और उसका नाम मैंने रख दिया home.aspx, और ये ऐड हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक सिंपल सी हेडिंग है, हेडिंग में लिखा हुआ है वेलकम टू होम पेज, सही है। अच्छा, और बटन के क्लिक के ऊपर मैंने लिखा हुआ है रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट home.aspx। मतलब ये कि जब इस बटन पे क्लिक होगा तो हम कौन से पेज पे चले जाएंगे, home.aspx पे। चला के देखते हैं जी। ये आपका डिफ़ॉल्ट पेज है, मैंने बटन पे क्लिक किया, कहाँ आ गया, होम पेज पे, सही है ना। अब यहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव कि मैं इन टेक्स्ट बॉक्स पे क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ, ये होम पेज पे चला जाएगा। मैं कुछ लिखूँ या ना लिखूँ, ये इसने जाना है कहाँ, होम पेज पे। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये गलत डेटा लिखे, अब होगा क्या, अभी तो हमने डेटाबेस नहीं पढ़ा, लेकिन जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे तो होगा ये कि ये यूज़र नेम, पासवर्ड और जेंडर वगैरह ये हम जाके किसी डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और अगर सक्सेसफुली सेव हो गया तो फिर हम होम पेज पे जाएंगे, है ना। अगर कोई मसला है तो यूज़र को दिखाएंगे भाई ये मसला है ना, साइन अप है फॉर एग्जांपल ये,
तो लिहाजा यहाँ पे कुछ चेक होना चाहिए इस चीज़ का कि भाई ये वहाँ पे जाने से पहले, तो वो चेक ही होता है कि यहाँ पर मैं लिखूँगा जनाब इफ़ पेज डॉट इज़ वैलिड। पेज से क्या मुराद है? यही वाला पेज। मैं कह रहा हूँ कि अगर पेज वैलिड है तो जाओ। अब ये पेज वैलिड होने से क्या मुराद है? पेज वैलिड होने से मुराद ये है कि पेज पे कोई वैलिडेशन एरर नहीं है। पेज पे वैलिडेशन एरर कब आएगी? वो आएगी वैलिडेशन कंट्रोल्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं। या नीचे आपको नज़र आ रहा है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, ये मैंने ड्रैग करके तीसरे कॉलम में रख दिया। सही है। फिर जा रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में। इसकी एक प्रॉपर्टी है एरर मैसेज। इसमें मैंने लिखा जनाब नेम इज़ मिसिंग। इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, रेड कलर कर दिया। और एक और प्रॉपर्टी है इनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट, इसको फॉल्स करना पड़ेगा, ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन को स्टॉप करने के लिए। फिर एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कंट्रोल टू वैलिडेट। कंट्रोल टू वैलिडेट में मैं सेलेक्ट करूंगा txt यूज़र नेम, यानी कि ये वैलिडेशन कंट्रोल किसके साथ लिंक हो गया? txt यूज़र नेम, यानी इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के साथ। अब इसको सेव करें और पेज को चलाएं। देखें, अब अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पर कुछ लिखे बगैर बटन पर क्लिक करूंगा तो पेज वैलिड नहीं होगा, तो फौरन ही मैसेज आ जाएगा नेम इज़ मिसिंग। जी जी, आते हैं। ये कौन सी वैलिडेशन है? ये है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन, या आप कह सकते हैं मैंडेटरी फील्ड वैलिडेशन, या सिंपल अल्फाज में ये आप उस कंट्रोल पे लगाएंगे जिस पे आप चाह रहे हो कि यूज़र एम्प्टी ना दे, कुछ ना कुछ दे, वैल्यू दे, कुछ ना कुछ लिखे। क्या लिखे की वैलिडेशन नहीं है, यहाँ ये है कि कुछ ना कुछ लिखे। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं यहाँ कुछ लिख दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा और फिर रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो मैं होम पेज पे चला जाऊंगा। सही है। अच्छा, पासवर्ड पे किस किस्म की वैलिडेशन होनी चाहिए? पहली चीज तो ये कि यूजर पासवर्ड लिखे, तो ये एक और रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया। प्रॉपर्टीज में गया, यहाँ मैंने लिखा पासवर्ड इज मिसिंग, और मैंने जनाब यहाँ पर ये फॉल्स किया। कंट्रोल टू वैलिडेट में लिया txt यूज़र पासवर्ड, फॉर कलर में मैंने वही कलर सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, यूज़र ने अगर बगैर कुछ लिखे बटन पे क्लिक कर दिया तो दो मैसेज आएंगे उसके पास, नेम इज़ मिसिंग, पासवर्ड इज़ मिसिंग। ठीक है, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। यहाँ लिखा, अभी कह रहा है पासवर्ड इज़ मिसिंग, ये भी लिख दिया, ये भी चला गया। ठीक है, हाँ उसके ऊपर आ रहे हैं अभी। ये अभी तो पहला एक ही वैलिडेटर देखा है, कौन सा हमने? रिक्वायर्ड फील्ड। रिक्वायर्ड फील्ड का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि भाई ये जो टेक्स्ट आपने लिखा है, जिस कंट्रोल के साथ भी एसोसिएटेड है, उसमें कुछ लिखा हुआ लाजमी हो। सही है। अब ये बाकी भी कुछ वैलिडेटर्स हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये राइट क्लिक किया, मैंने यहाँ से किया इंसर्ट और मैंने किया रॉ बिलो, एक नई रॉ ऐड हो गई यहाँ पर, है ना। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्लीज कंफर्म योर पासवर्ड, और फिर यहाँ पर भी एक टेक्स्ट बॉक्स में ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको कह देता हूँ मैं txt कंफर्म पासवर्ड। अच्छा जी, अब कंफर्म पासवर्ड जो है उसका मकसद ये है कि पासवर्ड यूजर 2 दफा लिखे। सही है। पहला काम तो ये कर लेंगे, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर इसकी जो टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी है वहां पे आप ले लें पासवर्ड, ये हो जाएगा इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है। दूसरी चीज, अब इसमें देखें वैलिडेशन क्या होगी। पहली वैलिडेशन तो ये होनी चाहिए कि भाई कंफर्म पासवर्ड लाजमी लिखा जाए, खाली ना छोड़े। तो उसके लिए तो आप रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ही यूज करेंगे।
और इसमें आप प्रॉपर्टीज में जाके लिखेंगे, आप आपकी मर्जी है जो भी लिखना चाहें आप, ठीक है। मगर ये कि कहाँ मैसेज आएगा ये उस वक्त जब यूज़र ने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होगा। ये तो हो गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जनाब कि ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में जो कुछ भी लिखा हो वो मैच होना चाहिए, यानी एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो ऊपर लिखा हुआ है, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिफरेंस होगा तो मसला है। और कंफर्म पासवर्ड लिखवाया इसलिए जाता है कि यूज़र के सामने डॉट्स होते हैं और अगर वो गलती से कुछ और लिख दे, जहन में कुछ और हो तो मसला हो जाएगा, लिहाजा दोबारा लिखवाया जाता है ताकि ये कि उसको भी क्लियर हो कि वो जो लिख रहा है वही है। सही है। तो इस काम के लिए जब आप दो टेक्स्ट बॉक्सेस को आपस में कंपेयर करते हैं, कंपेयर वैलिडेटर यूज होता है। और कंपेयर वैलिडेटर मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ। कंपेयर वैलिडेटर की अब मैं जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज में। देखें, एरर मैसेज में कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैंने लिखा कंफर्म पासवर्ड इज डिफरेंट। सही है। नेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट फॉल्स। अब यहाँ कंट्रोल टू वैलिडेट टू कंफर्म पासवर्ड है, लेकिन कंट्रोल टू कंपेयर की एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई, उसमें मैंने लिख दिया यूजर पासवर्ड। आप देखेंगे सारी चीजें वही हैं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई कंट्रोल टू कंपेयर। अब क्या होगा जी, आप इस पेज को रन करते हैं। आपने कुछ भी नहीं लिखा, रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। देखें अभी कंपेयर नहीं चलेगा, अभी कंपेयर नहीं चलेगा क्योंकि अभी आपने कुछ लिखा ही नहीं है। अब मैंने यहाँ लिख दिया इसरार और यहाँ पे मैंने लिखा ABCD। अब आपको क्या पता मैंने ABCD लिखा है कि नहीं लिखा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा मेरे ऊपर कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने ABCD लिखा है ना। सही है ना। या आपको ज़्यादा अगर डाउट है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करें और इसका रन टाइम कोड देखें, वो अभी भी नज़र नहीं आएगा आपको। अच्छा 12। तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ ABCD नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने ASDF लिख दिया और अब मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो अब ये देखें कह रहा है कंफर्म पासवर्ड इज डिफरेंट और एम्प्टी कर दिया। ये पासवर्ड का बिहेवियर होता है कि पोस्ट बैग के ऊपर पासवर्ड रिटेन नहीं होता, ये सिक्योरिटी चेक है। ये आप अक्सर वेबसाइट्स पे देखेंगे जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं तो बाकी चीज़ें तो पोस्ट बैग के ऊपर अपनी स्टेट को मेंटेन करती हैं लेकिन पासवर्ड नहीं करता। ये आपकी अपनी आसानी के लिए, वरना इसमें हैकिंग के मसले आ जाते हैं। अच्छा, तो ये कह रहे हैं आपने जो दो पासवर्ड लिखे थे ना वो अलग अलग लिखे थे जनाब, तो मैच करके लिखें। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ और यहाँ कुछ नहीं लिखता तो अब ये कंपेयर वैलिडेटर वर्क नहीं करेगा। कंपेयर वैलिडेटर चलेगा उस वक्त जब आपने यहाँ कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पे कुछ लिखा होगा, इसको वैलिडेट कर रहा है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। जो लिखा है वो कंपेयर किसी के इक्वल होगा, वो कंपेयर वैलिडेटर देखेगा। देखिए अब ये मैसेज ये नहीं दे रहा है कि दोनों डिफरेंट है। मैंने यहाँ कुछ लिखा और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा तो अभी भी डिफरेंट है ना, तो मैसेज देना चाहिए कि भाई ये डिफरेंट है। तो कंपेयर वैलिडेटर एम्प्टी वैल्यू को चेक नहीं करता, एम्प्टी वैल्यू को कंपेयर नहीं करता। तो अगर आपने यहाँ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लेट सपोज नहीं लगाया, सिर्फ कंपेयर लगाया और यूजर ने सिर्फ ऊपर लिखा नीचे कुछ नहीं लिखा, तो ये आगे चले जाएगा। लिहाजा आपको यहाँ दोनों क्या देने पड़ेंगे, वैलिडेटर। कौन कौन से, रिक्वायर्ड भी और कंपेयर भी। मेरी बात समझ में आ रही। अब यहाँ पे भी अगर मैं लिख देता हूँ ABCD और रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, ABCD यहाँ पे भी दिया मैंने और यहाँ पे भी दिया, तो अब मैं कहाँ चले जाऊँगा। सही है। जेंडर पे किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि एक हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट छोड़ दिया
यूज़र कुछ ना कुछ सिलेक्ट करेगा, अगर कुछ नहीं भी सिलेक्ट करेगा तो डिफ़ॉल्ट वाली सिलेक्टेड होगी। ठीक है, कुछ वैलिडेशन ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने लिखा जनाब प्लीज़ एंटर योर ईमेल। ईमेल के लिए मैंने लिया टेक्स्ट बॉक्स, इसका मैंने नाम रखा txt ईमेल। अब भाई इसमें क्या वैलिडेशन होगी? देखें ईमेल की जो वैलिडेशन कि यहाँ कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन हमें क्या चीज़ वैलिडेट करनी है कि जो कुछ लिखा हुआ है वो प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट है या नहीं है। अच्छा, एक चीज़ है कि उसका फॉर्मेट ईमेल का नहीं है, दूसरी चीज़ है कि वो ईमेल एड्रेस वाकई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वो ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उसके लिए आप कोई वैलिडेशन कंट्रोल यूज़ नहीं करेंगे। उसका वाहिद तरीका ये है कि आप उस ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल सेंड करेंगे, और अगर वो ईमेल वहाँ सेंड हो गई और वहाँ पे आपने कोई कोड सेंड किया है, तो जिस यूज़र को कोड सेंड किया है वो कोड यहाँ पे लिखे, तो ये वाहिद तरीका है इसका। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट किस्म के डोमेन हो सकते हैं, हर तरह के डोमेन हो सकते हैं, कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, आप ये वैलिडेट कर सकते हैं कि ये प्रॉपर ईमेल एड्रेस है या नहीं। ईमेल एड्रेस का सिंटैक्स ही होता है कि कोई स्ट्रिंग होता है, फिर @ का साइन होता है, फिर एक और स्ट्रिंग होता है, फिर एक डॉट होता है और एक और स्ट्रिंग होता है। ठीक है, फिर जितने डॉट्स हों वो डिपेंड करता है, एक डॉट लाजमी होता है। तो उसके लिए इस किस्म की जो स्ट्रिंग की वैलिडेशन होती है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट की वैलिडेशन होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर क्या चीज़ है? रेगुलर एक्सप्रेशन एक टर्म यूज़ की जाती है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, और फिर उससे आगे जाके वो पढ़ते हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कंपाइलर क्या होता है थोड़ा बहुत आइडिया ये मैं बता दूं आपको। जैसे आप कोई लैंग्वेज लिखते हैं, जब उसको कंपाइल करते हैं ना, तो वो आपको बताता है कि इसमें क्या क्या सिंटैक्स एरर है, सेमी कॉलन लगाए या नहीं लगा, कोई वर्ड कैपिटल था उसको स्मॉल लिख दिया। तो ये काम वो कैसे करता है? कंपाइल करता है, वो वैलिडेट करता है कि यहाँ पे सेमी कॉलन आना चाहिए था, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए था। उसके लिए वो यूज़ करता है रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशंस का पूरा एक सिंटैक्स है जिसके थ्रू ये बताया जाता है कि कौन से स्ट्रिंग की कंपैरिजन के लिए किस तरह लिखा जाता है। अब मसला ये है कि हमने तो नहीं पढ़ी सबने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, सबको तो नहीं पता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाई जाती है। ठीक है ना, तो उसका इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो बनी बनाई इंटरनेट में जितनी आपके जहन में आ सकती हैं फॉर्म वैलिडेशन रिलेटेड सारी मौजूद है। अगर आप गूगल पे जाके लिखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस, तो आपको बनी बनाई बेतहाशा रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएंगे जिनको आप कॉपी कर सकते हैं। और बहुत सारी रेगुलर एक्सप्रेशन इस कंट्रोल में भी मौजूद है। मतलब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में गया, पहले तो मैंने लिखा जी ईमेल इज़ नॉट वैलिड, कंट्रोल टू वैलिडेट में मैंने लिखा txt ईमेल, कलर भी मैंने सेट कर दिया रेड। अब नीचे आके देखें प्रॉपर्टी है वैलिडेशन एक्सप्रेशन, इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ में गया, देखें यहाँ पर बहुत सारी वैलिडेशन एक्सप्रेशन पहले से मौजूद है, जैसे कि इंटरनेट ईमेल एड्रेस। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है। अब ये क्या है ये मैं समझा देता हूँ, समझ में ना भी आया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने फिर बताया ना कि फॉर्म वैलिडेशन से रिलेटेड जितनी रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आपको सबको मिल जाती है। आपको क्या करना होगा, उसको कॉपी करना होगा और यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में लाके पेस्ट करना है, बस। मैं ये बता देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है /w, कोई भी स्ट्रिंग, फिर लिखा हुआ है प्लस। इसका मतलब आगे वाली जो चीज़ है वो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। फिर ये ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है स्टैरिक, इसका मतलब है ये ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मोर देन 0 टाइम्स रिपीट हो सकता है, 1 2 3 जितनी दफ़ा चाहे लिखते हैं। फिर लिखा हुआ है डैश डॉट और फिर एक स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग उसके बाद
या तो वही स्ट्रिंग या फिर ये कि डॉट करके एक और स्ट्रिंग, फिर डॉट करके एक और स्ट्रिंग, जितनी दफ़ा चाहें लिखें। फिर @ का साइन आना लाजमी है, इसके बगैर ईमेल एड्रेस कंप्लीट नहीं होगा। एक और स्ट्रिंग आना लाजमी है, ये वाला स्ट्रिंग और डॉट आना लाजमी है, और इनके इन बिटवीन जितनी दफ़ा चाहें और स्ट्रिंग डॉट और डैश के साथ आ सकता है। एक से ज़्यादा, हाँ देखें अब क्या होगा, इसको ज़रा रन करके देखते हैं, बात आपकी समझ में आ जाएगी। मतलब ये कि अगर जी, पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखें कि अगर मैं यहाँ कुछ भी ना लिखूँ और रजिस्टर पे क्लिक कर दूँ तो इसको वैलिडेट नहीं करेगा। ये काम किसका है? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का है। ऐसा इसलिए रखा गया, लेट सपोज ईमेल मैंडेटरी नहीं है, आपके फॉर्म में ईमेल मैंडेटरी नहीं है, तो अब क्यों फिर यूज़र ईमेल लिखे? सही है, तो अगर मैंडेटरी है तो आप रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगाएं। हाँ लिखा है तो प्रॉपर हो, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ इसरार, अब ये प्रॉपर ईमेल एड्रेस नहीं है, israr.ali भी प्रॉपर ईमेल एड्रेस नहीं है, @ भी वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है, naduet.edu ये प्रॉपर ईमेल एड्रेस है, ये भी प्रॉपर ईमेल एड्रेस है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब ये इसने कोई मैसेज नहीं दिया, फॉर्मेट इसका वैलिड है, सही। अच्छा, अब ईमेल तो इनको पता था माइक्रोसॉफ्ट वालों को। लेट सपोज आप जो है वो यूज़र से उसका CNIC नंबर पूछ रहे हैं। अब मसला ये है कि CNIC नंबर तो होता है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में, और USA में क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी नंबर। ठीक है, उनको क्या पता है CNIC क्या होता है? उनकी क्या औकात कि उनको पता हो कि CNIC क्या चीज़ है? वो घटिया, उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है और वो उसको लेके वो ग्रीन कार्ड की क्या औकात हमारे शनाख्ती कार्ड के सामने, है ना। हमारे पास भी ग्रीन है हाँ, लेकिन उस पर वो लेके खड़े हुए नहीं होते ना, तो इसलिए जो है अब उनको क्या पता कायदे आज़म की वैल्यू, उनको क्या पता है? उनको अब कभी उन्होंने जो है वो कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा हो, किसी को कायदे आज़म दिए हों, तो उनको कायदे आज़म की वैल्यू बताओ ना। हाँ सही है ना, तो उनको पता ही नहीं कि भाई ये CNIC होता क्या है, या जो मैंने पहली बात की कि उनकी औकात ही नहीं है कि उनको पता हो कि CNIC क्या होता है। लिहाजा आपको अगर आप यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन आपने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पर आपको वैलिडेशन एक्सप्रेशंस में CNIC नहीं मिलेगा, बड़ी चीज़ है। हाँ इनका सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये US सोशल सिक्योरिटी नंबर, इसमें देखें यहाँ D लिखा हुआ है। D का मतलब होता है कोई नंबर, और ब्रैकेट में 3 का मतलब है कोई 3 नंबर। हम इसी को देख के अपना CNIC बना सकते हैं कस्टम। हम कहते हैं कि भाई पहले कोई 5 नंबर, फिर कोई 7 नंबर, और फिर कोई 1 नंबर। ठीक है, ये हमने क्या किया, कोई चीज़ खरीदी और फिर उसका 2 नंबर वर्जन बना लिया, उसी को चेंज करके हल्का फुल्का करके कुछ आगे पीछे फीचर निकाल के चाइना वाला काम कर लिया हमने। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो CNIC है वो सोशल सिक्योरिटी नंबर का चाइना वर्जन है। नहीं, सोशल सिक्योरिटी नंबर CNIC का चाइना वर्जन है, दोनों अलग अलग हैं। चलें भारत, तो भाई ये हमने वैलिडेशन एक्सप्रेशन बना ली किसकी? CNIC की। सिंपल है, ओके कर दिया। ये जो डैश है ना अब यहाँ लाजमी है, और नंबर 5 होंगे। 5 से मुराद 5 0 से लेके 5 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब वही बात कि यहाँ पे फॉर्मेट तो अब
वैलिडेट कर सकते हैं, लेकिन वो CNIC नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता उसके लिए आपको नादरा से सर्विस लेनी पड़ेगी। नादरा के डेटाबेस में चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ पे आप कहते हैं जनाब CNIC इज नॉट वैलिड, कंट्रोल टू वैलिडेट TXT CNIC फॉर कलर, ठीक है। फिर वही बात कि यहाँ पर अगर यूज़र कुछ नहीं लिखेगा तो ये वैलिडेट नहीं करेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि यूज़र लाजमी CNIC लिखे और प्रॉपर लिखे तो फिर आप यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगा दें। देखें कैरेक्टर आप लिखेंगे तो ये तो वैसे ही वैलिड नहीं है, सही है। नंबर होना चाहिए क्योंकि वहाँ क्या लिखा /D, 5 नंबर होने चाहिए, फिर 7 नंबर होने चाहिए, फिर 1 नंबर होना चाहिए। ये एक वैलिड CNIC नंबर है, सही है, ठीक है। हाँ देखें, अगर आप वैलिडेशन के लिए सर्वर साइट पे जाना चाह रहे हैं, यानी कि वैलिडेशन के लिए आपको डेटाबेस यूज़ करना है, तो फिर तो आप सर्वर साइट वैलिडेशन करेंगे। मतलब ये कि जैसे आपने देखा होगा कि भाई यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं है। अब ये यूज़र नेम की अवेलेबिलिटी जो है वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू नहीं कर सकते। सर्वर साइट पे लाजमी जाके डेटाबेस में चेक करना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए आप सर्वर साइट वैलिडेटर यूज़ करें। हाँ, आपकी वैलिडेशन कुछ इस किस्म की है कि सिर्फ रिक्वायर्ड फील्ड ही है कि यूज़र ने कुछ लिखा है या नहीं लिखा, तो उसके लिए फिर सर्वर पे ना जाएं, क्लाइंट साइड के थ्रू कर लें, jQuery के थ्रू कर लें, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर लें। लेकिन हमारी आजकल की जो वैलिडेशन होती है वो सिर्फ क्लाइंट साइड से थोड़ा मुश्किल हो जाती है, सर्वर साइड पे लाजमी जाना पड़ता है। तो ये सर्वर साइड वैलिडेशन हो रही है, आप सर्वर साइड पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर एक डेटाबेस पे कॉल भी कर सकते हैं, डेटाबेस से डेटा मंगवा के चेक कर सकते हैं कि ये यूज़र नेम पहले से डेटाबेस में है या नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, अब मुझे जैसे पासवर्ड पे एक चेक लगाना है कि ये इसका साइज 5 हो, 5 से ज़्यादा ना हो। कैसे करूँगा? रेगुलर एक्सप्रेशन पे, हाँ, रेंज के थ्रू भी कर सकता हूँ और रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, फिर जैसे एक और वैलिडेशन है, आप यूज़र से उसकी एज इनपुट करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, एज जो है वो इनपुट करवाई नहीं जाती, ना ही एज डेटाबेस में स्टोर की जाती है। डेट कभी आप कभी भी यूज़र की एज जो है वो डेटाबेस में स्टोर नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एज आपको हर साल के बाद चेंज करनी पड़ेगी, और अगर आपके पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो 100 की अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होगी, तो साल के 365 में से 100 दिन तो आप एज चेंज करते में गुजर जाएंगे। मसला है, लिहाजा हल ये है कि आप यूज़र की डेट ऑफ बर्थ स्टोर करवाएं, सही, और फिर कुछ भी नहीं करें, बस रहने दें स्टोर। जब भी उसकी एज दिखानी होगी तो करंट डेट में से डेट ऑफ बर्थ निकाल के दिखा दें, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली एक और वैलिडेटर है हमारे पास जिसको कहा जाता है रेंज वैलिडेटर। रेंज वैलिडेटर जो है उसमें क्या है, जैसे मैंने लिखा एज इज नॉट वैलिड, और फिर मैंने यहाँ फॉल्स किया, कंट्रोल टू वैलिडेट में कहा TXT एज, और यहाँ पे जाके 2 एक्स्ट्रा आ गई वैल्यूज, मैक्सिमम मिनिमम। अब देखें, ये डिपेंड करता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरी जो वेबसाइट है वो किसी से जॉब के लिए, रिज्यूमे के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा रही है, तो अब जॉब तो जाहिर है उसकी एज जो है वो अराउंड 20 टू ग्रेटर देन 20 और लेस देन 60 होनी चाहिए। फेसबुक अकाउंट अगर साइन अप करवा रहा है तो ग्रेटर देन 14 होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी भी हो, है ना। 150 साल का बंदा भी फेसबुक में साइन अप कर सकता है ना। वो बात और है कि आज के दौर में कोई 150 साल का बंदा हो नहीं सकता, ठीक है ना। हजरत आदम के ज़माने में तो फेसबुक था नहीं, इसलिए उन्होंने साइन अप नहीं करवाया, वरना शायद वो भी करवा लेते। तो हमारे इस सिनेरियो के हिसाब से 150 वैलिड नहीं है,
है ना। या अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे आर्मी या फोर्सेस में जैसे डेटा लिया जा रहा है, तो अब वो तो उनके पास जो लोग आते हैं वो तो एक मखसूस एज होती है फ्रॉम 18 टू 24 26, तो ये रेंज डिफरेंट हो सकती है। स्कूल का एडमिशन है, अब स्कूल का एडमिशन मिनिमम जो है वो 3 साल है, मैक्सिमम जो है वो आप कहते हैं नहीं भाई 6 साल 7 साल से ज़्यादा भी हम नहीं लेते। तो ये रेंज डिपेंड कर सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ, मैक्सिमम दे देता हूँ 60, और यहाँ पे जो है वो टाइप मैंने क्या दे दी, इंटीजर। तो अब जी हाँ, कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी कर लें। कलर से फंक्शनैलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बेहतर है कि इसको रेड कलर में रखें। अब इसको अगर आप चला के देखेंगे जनाब, तो अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखूँगा तो ये वैलिड नहीं है। हाँ, ये एक वैलिड एज है, लेकिन हमारे रेंज में नहीं है, ये हमारी रेंज में है। सही है, ठीक है, चाहिए ना। हाँ, उसका आप ये सिंपल ही करें कि उसकी ये रेगुलर एक्सप्रेशन से होगा, आप उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ढूंढ के रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर में लिखें। क्या है आपकी क्या है पहला कैरेक्टर। हाँ, अब उसमें देखें, उसमें आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएगी जिसमें ये कि जो बहुत पासवर्ड के लिए कॉमन है, मिनिमम कैरेक्टर 7, एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो, ठीक है, और ये कि अगर आप उसमें चाह रहे हैं कि एक कैपिटल लेटर हो एक स्मॉल लेटर हो, ये सारी आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन को यहाँ कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। हाँ, उसके लिए आपको ये सारा डेटा डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा, फिर डेटाबेस से रिट्रीव करके होम पेज पे दिखाना पड़ेगा। सही है। तो अब बेसिकली ये सारा काम यहाँ तक हो गया। टॉपिक हमारा चल रहा है वैलिडेशन कंट्रोल। देखें, इसमें एक और चीज़ भी है, इसमें एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर है वैलिडेशन समरी। वैलिडेशन समरी क्या चीज़ है, आप इसको रन करें, यहाँ पे क्लिक करें तो यही सारे मैसेजेस यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लिखा, अब यही सारे मैसेज यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली ये है कि तमाम एरर्स एक जगह पे नज़र आ रहे हो, क्योंकि पेज में कंटेंट का मसला होता है। तो अगर आप वैलिडेशन समरी यूज़ कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ मैसेजेस शो ना करें, फिर क्या करें, देखिए वैलिडेशन समरी यहाँ पर है, या आप चाहें तो ऊपर रख दें, और ये कॉलम दोनों, ये जो मेरे पास txt पहला वैलिडेटर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी स्टैटिक। तो अब यहाँ तो स्टैटिक नज़र आएगा और एरर मैसेज यहाँ नज़र आएगा। फिर इस कॉलम को सिलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक करके कर दिया मर्ज। फिर ये वाला मैंने सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में गया, यहाँ लिखा मैंने स्टैटिक, फिर इसको भी मैंने कर दिया स्टैटिक, ये भी स्टैटिक हो गया जी। प्रॉपर्टीज़ में गए और ये मैंने कर दिया जनाब इसका टेक्स्ट स्टैटिक, ये भी हो गया स्टैटिक। और फिर इनको बारी बारी आप मर्ज कर दें। मर्ज करने का फ़ायदा ये होगा कि वो बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स के साथ हो जाएगा, तो आपको जो है वो, अच्छा इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है, स्पेस आपके पास अब ज़्यादा हो जाएगा और आप यहाँ पेज पे कोई और चीज़ भी दिखा सकते हैं। तो अब नतीजा ये होगा, इसका कलर चेंज कर दें, नतीजा ये होगा कि अब पेज पे जितने भी वैलिडेशन एरर होंगे वो आपको टॉप पर नज़र आएंगे, ठीक है।
सही है। ये यहाँ भी एरर्स हैं, ये यहाँ नज़र आ रहे हैं। कुछ कुछ एरर्स आप रिमूव करते चले जा रहे हैं तो उसकी जगह पर वो प्रॉपर आपको मैसेज नज़र आ रहा है। सही है। इसको आप यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, जहाँ या किसी पॉपअप पे दिखा दें, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सही है ना। तो एडवांटेज वैलिडेशन समरी एक का ये है कि तमाम एरर्स एक साथ होती हैं, आप उसको पेज पे जहाँ दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। ठीक है, सही है।